रायपुर संभाग का आपका एक जिला महासमुंद, देखिएगा ध्यान से। अगर महासमुंद जिले की बात करें तो ये महासमुंद जिला आपका मानचित्र में देखें तो ये हमारी सराउंडिंग हो गई महासमुंद जिले की। यानी ये जिला एक तो उड़ीसा राज्य के साथ सीमा बनाएगा, आपका उड़ीसा के साथ सीमा बनाएगा, मतलब ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, यानी अंतर राज्यीय सीमा वाला जिला है। अगर इसके सराउंडिंग की बात करें तो ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ ये उड़ीसा के साथ सीमा बना रहे हैं, और अपने सराउंडिंग में अन्य किन किन जिलों से घिरा हुआ है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा अगर उत्तर की तरफ बात करें तो उत्तर में आपका बिलाईगढ़ सारंगढ़ एक हो गया, ठीक है, बलौदाबाजार दो हो गया आपका, ठीक, उत्तर की तरफ दो आपको याद रखने हैं, एक तो बिलाईगढ़ सारंगढ़, दूसरा बलौदाबाजार। अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें, वेस्ट की तरफ बात करें तो रायपुर के साथ सीमा साझा करेगा, और अपने दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण में ये गरियाबंद जिले के साथ सीमा साझा करेगा, यानी अपने सराउंडिंग में 4 जिलों के साथ सीमा साझा करेगा, साथ ही साथ उड़ीसा के साथ भी बाउंड्री शेयर करेगा ये जिला। क्लियर, इसकी बेसिक्स थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा अगर इस जिले के गठन की बात करें तो इस जिले का गठन होगा आपका वर्ष 1998 में। कब हुआ इसका जिले गठन? वर्ष 1998 में। याद करने का तरीका हमारे पास है, हमारे पास 98 में गठित 9 जिले हैं, जो 9 जिले 98 में गठित हुए उनका एक कोड है, रिया, महाधाम, दंतेवाड़ा को जा, दंतेवाड़ा को जा, जस, केर, तरी। पढ़े हम लोग, ये हमारे 9 जिलों का कोड है। रिया मतलब कोरिया, और महा मतलब महासमुंद, यानी महासमुंद का गठन कब हुआ? वर्ष 1998। धाम से कबीर धाम, दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा, को से कोरबा, जा से जांजगीर, ठीक है, जस से जसपुर, केर से कांकेर और तरी से धमतरी। क्लियर। तो वर्ष 1998 में यानी मध्य प्रदेश शासन के दौरान, कब? मध्य प्रदेश शासन के दौरान क्या हुआ था? इस जिले का सृजन या गठन हुआ था। अगर इसके मातृ जिले की बात करें तो इसका मातृ जिला है आपका रायपुर, और रायपुर का कौन सा भाग टूटा? तो याद रखिएगा रायपुर का पूर्वी भाग, रायपुर का पूर्वी भाग सेपरेट होकर के 1998 में एक जिला बना महासमुंद। क्लियर। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका महासमुंद। इसके नाम को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा। अगर सीमावर्ती राज्य की बात करें तो आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करता है, उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर। सीमावर्ती जिलों की बात करें तो आपको याद रखना है कि सीमावर्ती जिलों में 4 जिले। कौन कौन से सीमावर्ती जिले? तो उत्तर की तरफ आपको पकड़ना है बिलाईगढ़ सारंगढ़, बलौदाबाजार भी लिख रहा हूं, रायपुर बनेगा, और नीचे में आपको पकड़ना है गरियाबंद, दक्षिण की तरफ आपका गरियाबंद। मतलब ये 4 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, साथ ही साथ उड़ीसा के साथ भी बाउंड्री शेयर करेगा, मतलब लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं। अगर संभाग की बात करें तो ये किस संभाग का हिस्सा है? आपका रायपुर संभाग, और रायपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5। कितने जिले हैं रायपुर संभाग में? 5। क्लियर। और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग है रायपुर संभाग, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। आगे चलिए, अगला हम इसमें देखेंगे तहसील, विकासखंड, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा की सीटों को। सबसे पहले मैप को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले मैप देखेंगे, ये रहा इस जिले का मानचित्र, ये जिले की सराउंडिंग हो गई। क्लियर। हमने देखा कि ये जिला एक तो उड़ीसा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, किधर? पूर्व की तरफ, तो ये पूरा का पूरा उड़ीसा हो गया, उड़ीसा राज्य हो गया हमारा, ठीक है। इसके साथ ही साथ 4 जिलों के साथ भी सीमाएं साझा कर रहे हैं। उत्तर में तो ये बिलाईगढ़ सारंगढ़, बिलाईगढ़ सारंगढ़ जो हमारा जिला है, हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। ऊपर में इधर नॉर्थ की तरफ और बात करें तो ये हमारा बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट हो गया, बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो पश्चिम की तरफ हमारा ये रायपुर हो गया, और दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण में ये हमारा हो गया गरियाबंद। क्या हो गया? गरियाबंद। ये गरियाबंद के साथ सीमाएं साझा कर रहे हैं। ये 4 जिले हो गए हमारे, और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के इधर का ये हमारा उड़ीसा है बनेगा। अब अगर आपको तहसील पकड़ने हैं तो रास्ते सबसे पहले ट्रेस करने पड़ेंगे। रास्तों को देखिएगा, सबसे पहले बेस बनाना है आपको रायपुर, वही सड़क जो आपका राजनांदगांव होते हुए, दुर्ग होते हुए, रायपुर होते हुए, महासमुंद क्रॉस करके उड़ीसा के लिए एंटर करेगी, NH 53। याद रहेगा 53 नंबर सड़क, तो उसी को सबसे पहले बेस बनाइए। ये 53 नंबर सड़क कुछ इस तरीके से आपका इस जिले में एंटर कर रही है। देखिएगा इस जिले में एंटर करेगी ये सड़क, ये आपका ऐसे होते हुए आपका कहाँ निकल गई? उड़ीसा के लिए। ये कौन सी सड़क है आपकी? NH 53। नोट कर लेते हैं इसको, NH 53, 53 नंबर सड़क, ठीक है। इसी 53 से
दो और नेशनल हाईवे डिवाइड होंगे, एक ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ। तो 53 से ही टूट करके 153 और 353। अब भारी कौन सा है? 353 भारी है ना, तो वो नीचे जाएगा, समझ आएगा, और जो हल्का रहेगा वो ऊपर रहेगा। ऐसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है। देखिए अब सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग कौन सी सड़क? 353। ये जैसे ही आप महासमुंद जिले में एंटर करेंगे यहीं से ये सड़क आपका कट जाएगी, देखिएगा, और ये कटने के बाद कुछ इस तरीके से आपका ये भी उड़ीसा के लिए निकल जाएगी। ये हो गई आपकी NH 353, NH 353, 353 नंबर सड़क। क्लियर? और एक सड़क मैंने अभी आपको बताया कि एक सड़क और हमसे कटेगी, वो है 153, लेकिन वो कटेगी आपका ये सरायपाली। कहां से? सरायपाली। सरायपाली से सारंगगढ़ होते हुए, इस मार्ग को बोलते हैं सरायपाली सारंगगढ़ रायगढ़ मार्ग। सरायपाली महासमुंद से निकलेगी, सारंगगढ़ को कनेक्ट करेगी, पढ़े थे हम लोग, और सारंगगढ़ को कनेक्ट करने के बाद रायगढ़ को कनेक्ट करेगी। NH 153, 153 नंबर सड़क, इसको भी नोट कर लेते हैं। NH 153, ये दोनों क्लियर हुआ, 53 से 353 और 153। अब तहसीलों को देखते हैं। तहसील अब ट्रेस करते हैं, अब आसान हो जाएगा हमारे लिए तहसील ट्रेस करना। सबसे पहले जब आप इस जिले में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप 53 नंबर सड़क को ट्रेस करिए, तो सबसे पहले आपको मिलेगा पिथौरा। क्या मिलेगा? पिथौरा। पिथौरा, फिर पिथौरा के आगे आपको पकड़ना है बसना। क्या पकड़ना है? बसना। और पिथौरा और बसना के बाद अगला जो तहसील है वो है आपका सरायपाली। 3 तहसील दिख गए, पिथौरा, बसना, सरायपाली। NH 53 पर पिथौरा, बसना, सरायपाली। क्लियर? अब ये 353 है, उस पर देखिएगा कौन सी सड़क है, तो उस पर सबसे पहले आपको पकड़ना है महासमुंद। क्या पकड़ना है? महासमुंद। महासमुंद से आगे चलेंगे तो आपको पकड़ना है बागबाहरा। क्या पकड़ना है? बागबाहरा। और बागबाहरा से भी आगे जाएंगे तो आपको पकड़ना है कोमाखान। क्या पकड़ना है? कोमाखान के 353 पर और 353 पर। समझ आ रहा है? टोटल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? 6। कौन कौन से तहसील हो गए? नोट कर लेते हैं इसको जल्दी से। एक तो हमारा हो गया ये हमारा पिथौरा, पिथौरा, ये बसना, ये सरायपाली, पिथौरा, बसना, सरायपाली। ये हो गया हमारा महासमुंद। महासमुंद, ये हमारा हो गया बागबाहरा, और ये हमारा हो गया कोमाखान। कोमाखान बनेगा। तो तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? 6 तहसील और 5 विकास खंड। अब एक कौन सा तहसील विकास खंड नहीं बना है तो आपको पकड़ना है कोमाखान। एकमात्र कोमाखान तहसील है जो विकास खंड नहीं। तो तहसीलों की संख्या 6 और विकास खंडों की संख्या कितनी है? 5 बनेगा। अब सुनिए, ये जो महासमुंद आपको दिख रहे हैं और महासमुंद और बागबाहरा के बीच में एक स्पॉट आपको याद करना है, नाम है खल्लारी। क्या नाम है आपका? खल्लारी। ये महासमुंद और बागबाहरा के बीच में एक स्पॉट आपको याद रखना है, नाम है खल्लारी। याद रहेगा? नाम है खल्लारी। खल्लारी क्यों याद रखना है? क्योंकि हमने तहसील देख लिया, विकास खंड देख लिया, अब हमको देखना है विधानसभा। तो विधानसभा छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कौन कौन सी? तो आपको एक तो पकड़ना है बसना, दूसरा सरायपाली, बसना और सराय, तीसरा आपको पकड़ना है महासमुंद और चौथा पकड़ना है आपको खल्लारी। तो विधानसभा की 4 सीटें, बसना, सरायपाली, महासमुंद और खल्लारी बनेगा। चलिए ये बेसिक्स जो भी जानकारी इनको नोट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तहसीलों की बात करें तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 6 तहसील है। कौन कौन सा? तो आपका पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, याद करके चलिएगा, महासमुंद, बागबाहरा और कोमाखान। ये हो गया कोमाखान। 6 तहसील हो गए। विकास खंडों की संख्या कितनी है? 5। अब ये 5 याद करने से अच्छा है कि कौन नहीं है, तो कोमाखान नहीं। कोमाखान नहीं है तो कोमाखान नहीं मतलब बचे हुए पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद और बागबाहरा, ये पांचों के पांचों विकास खंड भी है।
बनेगा। नगर निगम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से कोई भी नगर निगम का अस्तित्व इस जिले में नहीं। नगर पालिका है, महासमुंद नगर पालिका है, लेकिन नगर निगम का कोई भी अस्तित्व नहीं। तो याद रखिएगा, कोई भी 14 में से कोई भी नगर निगम यहां पर नहीं बनेगा। विधानसभा की सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें आपको यहां पर याद रखनी। कौन कौन सा? बसना, सरायपाली, महासमुंद और महासमुंद के बाद आपको पकड़ना है खल्लारी। ये हुआ खल्लारी। इतनी बातें। और लोकसभा की सीट की बात की जाए तो लोकसभा की 11 सीटों में से ये एकमात्र, ये भी एक सीट है महासमुंद लोकसभा। तो ये कौन सी सीट में आती है? ये चारों ही विधानसभा महासमुंद लोकसभा सीट के अंतर्गत आएगा। और इस वर्तमान सीट से जो हमारे सांसद हैं वो है आपका चुन्नीलाल साहू। कौन है? चुन्नीलाल साहू जी वर्तमान में यहां से क्या है? सांसद। क्लियर? लेकिन ये सीट चुन्नीलाल साहू जी के नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सीट महासमुंद सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सीट से 9 बार, 1-2 बार नहीं, 9 बार अकेले सांसद रहे हैं विद्याचरण शुक्ल जी, कांग्रेस के बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल जी, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी। क्यों स्वर्गीय? क्योंकि जीरम का जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में ये भी क्या हो गए थे? दिवंगत हो गए थे, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। और ये इस सीट से लगातार 9 बार सांसद रहे हैं महासमुंद लोकसभा सीट से, विद्याचरण शुक्ल जी। तो ये भी याद रखेंगे। आगे चल, अगला देखिएगा, अभी हम भूगर्भिक में भी आएंगे आपका। अगला हम फिर देखिएगा मैप में। अब हम फिर से एक बार मैप को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे विकास खंड हैं उनको भी देख लेते हैं। ये पिथौरा विकास खंड है, बसना, सरायपाली विकास खंड को भी, ये महासमुंद जिला मुख्यालय भी है, बागबाहरा और कोमाखान को छोड़ दीजिए, बनेगा। अब आगे चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्थानों को ट्रेस करूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा जानकारियां जो भी है। सबसे पहले 353 नंबर सड़क को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले 353, जैसे ही आप महासमुंद जिले में एंटर करेंगे, एकदम नदी चौक बोलते हैं, इस चौक से ये रास्ता 353 उड़ीसा के लिए निकलेगा। इसी चौक से जब आप आगे बढ़ेंगे महासमुंद की तरफ तो आपको यहीं पर मिलेगा एक स्पॉट, आपको पकड़ना है घोड़ारी। क्या पकड़ना है? घोड़ारी। ध्यान से सुनिए, घोड़ारी। घोड़ारी आपका स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है? स्टोन कट, जो फर्शी पत्थर होते हैं ना, जो घरों में लगते हैं, स्टोन, मार्बल वगैरह, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स आपका कहां पर है? घोड़ारी। याद रखिएगा। घोड़ारी से आगे चलिए तो अगला है महासमुंद। महासमुंद एक तो आपका जिला मुख्यालय है, तहसील है, विकास खंड है, विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा का भी क्षेत्र है। महासमुंद के नामकरण के पीछे जो भी तर्क दिया जाता है, मैं आगे जब महासमुंद पढ़ाऊंगा तो बताऊं। क्लियर? आगे वहां से चलते हैं तो अगला है खल्लारी। खल्लारी में खल्लारी माता मंदिर बनेगा। खल्लारी में आपको पकड़ना है माता मंदिर, और कौन सा माता मंदिर? तो आपको पकड़ना है खल्लारी में खल्लारी माता मंदिर बनेगा। खल्लारी में खल्लारी माता मंदिर। वहां से आ जाइए बागबाहरा। बागबाहरा में एक स्थान नाम है घूचापल्ली। क्या नाम है? घूचापल्ली। घूचापल्ली या घूचापाली बोलते हैं ना। तो बागबाहरा में आपको पकड़ना है चंडी माता मंदिर। क्या पकड़ना है? चंडी माता मंदिर बनेगा। तो बागबाहरा, अगला आपको मंदिर यहीं पर पकड़ लेना है, नाम है घूचापल्ली। क्या नाम है? घूचापल्ली। और घूचापल्ली में आपको पकड़ना है चंडी माता मंदिर, बागबाहरा बनेगा। बागबाहरा से आगे चलेंगे तो अगला है कोमाखान। क्या है? कोमाखान। अभी एकदम नया तहसील बना है। और कोमाखान से भी आगे चलेंगे तो एक जगह है, नाम है सुअरमार। क्या नाम है? सुअरमार। अब सुनिएगा ध्यान से, सुअरमार छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का नामकरण किया गया, उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि यहां पर 36 गढ़ों का अस्तित्व था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं मिस्टर चिस्म। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का इतिहास तो वहां बताऊंगा। मिस्टर चिस्म की एक रिपोर्ट आती है और उन्होंने छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ों का जिक्र किया। उन्होंने बेस बनाया शिवनाथ को। शिवनाथ नदी दिमाग में डाली है। शिवनाथ को बेस बनाया और कहा शिवनाथ के उत्तर की तरफ आपको 18 गढ़ मिलेंगे और शिवनाथ नदी के दक्षिण की तरफ आपको 18 गढ़ मिले। जो शिवनाथ के दक्षिण की तरफ 18 गढ़ है, उसमें महासमुंद जिला भी हमारा शामिल है। उन्हीं गढ़ों में से 4 गढ़ अकेले आपको कहां पर देखने को मिलेगा? महासमुंद जिले।
तो 36 गढ़ों में से 4 गढ़ आपको कहां पर देखने को मिलेगा, महासमुंद जिले। उसी में से एक गढ़ आपको पकड़ना है सुअरमार, बनेगा सुअरमार। दूसरा गढ़ आपको मिलेगा खल्लारी, ये खल्लारी दूसरा गढ़ है, बनेगा। तीसरा गढ़ आपको मिलेगा यहां पर आपको शिरपुर, जब आप गए भी होंगे सिरपुर, ये आपका सिरपुर, ठीक है, ये तीसरा गढ़ है हमारा सिरपुर। 3 गढ़ हो गया। एक गढ़ है आपका मोहंदी, क्या है, मोहंदी या मोहदी पाठ का जगह लिखा रहेगा मोहंदी। तो 4 गढ़ कौन कौन से दिमाग में है, खल्लारी, सुअरमार, शिरपुर और आपका मोहंदी। क्लियर, 4 गढ़ आपको इस जिले में देखने को मिलेंगे। चलो, तो ये एक लाइन ट्रेस हुई 353। अब आपको बेस बनाना है महासमुंद जिले को, और महासमुंद जो ये दिख रहा है ना, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसके पूर्व की तरफ जाना है आपको, और इसके पूर्व की तरफ आपको 2 स्पॉट ट्रेस करने हैं। इसके पूर्व की तरफ आपको 2 स्पॉट ट्रेस करने हैं। एक आपका ये स्पॉट हो गया और एक इसी से लगा हुआ एक ये स्पॉट ये हो गया, पूर्व की तरफ, महासमुंद के पूर्व की तरफ। पहला आपका है गौधारा दलदली, क्या नाम है, गौधारा दलदली। देखिएगा ध्यान से, लिख दिया हूं नाम, गौधारा दलदली, बनेगा गौधारा दलदली। क्या है क्या नहीं है आगे मैं बता रहा हूं। गौधारा दलदली, ये गौधारा दलदली प्राचीन शिव मंदिर के लिए बड़ा फेमस है, अभी बताऊंगा। और गौधारा दलदली के पूर्व की तरफ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर है आपका मोहंदी, क्या है, मोहंदी। मोहंदी, अभी मैंने बताया कि मोहंदी एक पार्ट गढ़ है आपका, जो 4 गढ़ हैं, मोहंदी 1, कोमाखान 2, शिरपुर 3 और खल्लारी 4, ठीक है, हाँ सुअरमार। तो ये 4 आपके गढ़ हो गए, बनेगा। महासमुंद को बेस बनाना है, महासमुंद के पूर्व की तरफ पहला स्पॉट आपको ट्रेस करना है गौधारा दलदली, और गौधारा दलदली के पूर्व की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मोहंदी, इतना बनेगा। अब आ जाइए 53 नंबर सड़क की तरफ। 53 नंबर सड़क से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, चौक से आगे बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले मिलेगा यहीं पर, नाम है आपका बिरकोनी। क्या मिलेगा, बिरकोनी, बिरकोनी। बिरकोनी में भी आपको पकड़ना है, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है बिरकोनी, इस जिले का प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है बिरकोनी। साथ ही साथ इसी बिरकोनी में आपको एक मंदिर पकड़ना है, नाम है चंडी माता मंदिर। तो चंडी माता मंदिर 2 जगह, चंडी माता मंदिर 2 जगह, एक तो बिरकोनी में चंडी माता मंदिर और दूसरा आपका बाग बहरा में घुचापल्ली, जो घुचापल्ली यहां पर चंडी माता मंदिर। तो 2 जगह चंडी माता मंदिर आपको पकड़ने, बनेगा। खल्लारी में खल्लारी माता मंदिर, 3 मंदिर आपको याद हो गए। आगे चलो, बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया है और साथ ही साथ चंडी माता मंदिर है यहाँ पर। बिरकोनी से आगे चलेंगे तो एक जगह आपको, एक और स्पॉट आपको याद कर लेना है, नाम है तुमगांव। क्या नाम है, तुमगांव, बनेगा। बिरकोनी, बिरकोनी से आगे गए तो तुमगांव, तुमगांव से आगे गए तो पिथौरा, बनेगा। पिथौरा में आपको पकड़ना है कि पिथौरा एक प्रसिद्ध मेले के लिए बड़ा फेमस है, करिया ध्रुव मेला, करिया ध्रुव मेला पिथौरा, बनेगा। तो देखिएगा मेले भी आपको याद हो जाएंगे। पिथौरा में करिया ध्रुव मेला, बिरकोनी में जो चंडी माता मंदिर है, चैत्र के समय नवरात्रि में मेला, और एक तो आपका जो आपका पुष पूर्णिमा होता है ना, छेरछेरा, पुष पूर्णिमा छेरछेरा में भी बिरकोनी में मेला लगेगा, समझिएगा, अभी लिखवाऊंगा सारे मेले। इसके साथ खल्लारी में माता मेला, ठीक है। आपका बाग बहरा जो घुचापल्ली है, यहां भी चंडी माता मेला, चैत्र और कुंवार में। तो मेले याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और पिथौरा में आपको करिया ध्रुव मेला, बनेगा। पिथौरा, पिथौरा के पहले ये तुमगांव और पिथौरा के बीच में एक स्पॉट आपको और पकड़ना है, आपको एक स्पॉट आपको और पकड़ना है, नाम है यहां पर, ये है आपका बावनकेरा। क्या नाम है, बावनकेरा, ध्यान से सुनिएगा, बावनकेरा, बावनकेरा। कहां पर पकड़ना है, तुमगांव और पिथौरा के बीच में आपको पकड़ना है बावनकेरा। बावनकेरा जो है वो 2 चीजों के लिए बड़ा फेमस है, एक तो सनातन धर्म के लिए और दूसरा इस्लाम के लिए। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं यहीं से ना, मैं यहीं से बता देता हूं। बावनकेरा में एक तो पकड़ना है आपका मोहम्मद जाकिर शाह की दरगाह है, यहां पर बनेगा, दरगाह है आपका यहां पर, क्लियर। और दूसरा यहां पर मुंगई माता मंदिर, तो ये भी माता का मंदिर है, मतलब शक्ति का स्वरूप है।
और शक्ति का स्वरूप है, मतलब चैत्र और कुंवार में एक तो दीप प्रज्वलित होगा और दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाएगा। तो आपको पकड़ना है बावनखेड़ा में 2 स्पॉट, एक तो आपका मोहम्मद जाकिर शाह की दरगाह है यहाँ पर बावनखेड़ा में, और दूसरा आपको पकड़ना है मुंगई माता मंदिर, ये तुमगांव और पिथौरा के बीच में। आगे चले, अगला देखते हैं बसना। बसना आपका तहसील है, विकास खंड है और विधानसभा की सीट है बसना। बसना के नीचे यानी दक्षिण की तरफ आपको पकड़ना है, स्पॉट है एक, आपको याद रखना है, नाम है गढ़ फुलझर। क्या पकड़ना है, गढ़ फुलझर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, गढ़ फुलझर, गढ़ फुलझर, ठीक है। गढ़ फुलझर जो है ये भी 2 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो गढ़ फुलझर में आपको पकड़ना है रामचंडी मंदिर, ध्यान से सुन लीजिएगा, कौन सा मंदिर, रामचंडी मंदिर। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा रामचंडी मंदिर कहां पर है, ये कोलता समाज का मंदिर है। कौन से समाज का मंदिर है, कोलता समाज। रामचंडी मंदिर एक तो आपको पकड़ना है गढ़ फुलझर, ठीक है, और इसी गढ़ फुलझर का एक पकड़ना है प्राचीन किला। क्या पकड़ना है, प्राचीन किला गढ़ फुलझर, बहुत फेमस है। ये दोनों ही जो स्पॉट है वो गढ़ फुलझर में बहुत ही प्रसिद्ध है, पर्यटक स्थान है, ठीक है। एक तो गढ़ फुलझर में आपका प्राचीन किला और दूसरा आपको पकड़ना है रामचंडी मंदिर गढ़ फुलझर, बसना के दक्षिण की तरफ। बसना से आगे चलते हैं, अब अगला है आपका सरायपाली। सरायपाली से ऊपर 153 नंबर सड़क चलेंगे, उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे, देखिएगा अगर हम बसना से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर आपको एक स्पॉट आपको एक और पकड़ना है, बनेगा, नाम है इसका सिंघोड़ा। क्या नाम है, सिंघोड़ा, ध्यान से सुन लीजिएगा, सिंघोड़ा, सिंघोड़ा। और सिंघोड़ा क्यों फेमस है, रुद्रेश्वरी माता मंदिर। सिंघोड़ा में आपको पकड़ना है रुद्रेश्वरी माता मंदिर। अभी हम स्लाइड में आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक मंदिर को आपको दिखाते जाऊंगा, बस दिमाग में आप रखिएगा। सिंघोड़ा में आपका क्या है, रुद्रेश्वरी माता मंदिर बनेगा, सिंघोड़ा। ये इतना याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अब आपको जो भी स्पॉट मिलेगा वो नदियों को ट्रेस किए बिना नहीं मिलेगा। तो नदियां आप देखते हैं, ये तो सड़कों के किनारे थी, अब नदियों को ट्रेस करते हैं, यानी अब प्राकृतिक में भी हम इस जिले में एंटर कर गए। अगर हम इस जिले में प्रवाहित नदियों की बात करें तो नदियों में सबसे पहले आपको इस जिले के पश्चिम की तरफ सबसे पहले आपको पकड़ना है कि महानदी जो है ये सीमा रेखा बनाते जा रही है, रायपुर और आपका महासमुंद के बीच सीमा रेखा बनाते जा रही है। कौन सी नदी, महानदी, तो ये हमारी महानदी हो गई, देखिएगा ध्यान से, महानदी बनेगा। अब महानदी की सहायक नदियों को पकड़ना है, क्योंकि जैसे ही आप आरंग से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये महानदी का ब्रिज क्रॉस करते ही आप महासमुंद जिले में एंटर कर जाए, तो ये महानदी हो गई आपकी। अब महानदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो एक नदी आपको पकड़ना है, नीचे आपका गरियाबंद जिला है। मैं आपको गरियाबंद पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा बिंद्रा नवागढ़, एक क्षेत्र है बिंद्रा नवागढ़, वहीं पर गौरागढ़ की पहाड़ी श्रृंखला है, एक पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसको बोलते हैं गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला। जब मैं आपको गरियाबंद पढ़ाऊंगा वहां ट्रेस करूं, वहीं से एक नदी का उद्गम होगा जिस नदी का नाम है सूखा। क्या नाम है, सूखा। ये सूखा नदी कुछ इस तरीके से गरियाबंद से आ रही है, देखिएगा ये गरियाबंद से प्रवाहित होते आ रही है, और ये ही नदी आपका गरियाबंद और महासमुंद के बीच क्या बना रही है, सीमा रेखा। ये नदी गरियाबंद और महासमुंद के बीच सीमा रेखा बनाते हुए किसमें मिल जाती है, तो ये मिलेगी महानदी। कहां से आ रही है इसका प्रवाह क्षेत्र, तो आपको गरियाबंद जिले से प्रवाहित होते हुए गरियाबंद और महासमुंद के बीच सीमा रेखा बनाते हुए किसमें मिल जाएगी ये नदी, आपका महानदी। क्या नाम है इस नदी का, सूखा, सूखा नदी, ध्यान से सुन लीजिए, सूखा। जब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा गरियाबंद तो आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, सूखा यहां तक बनेगा। अब आप कई पुस्तकों में या कई सोर्स में आप पढ़ेंगे कि सूखा की सहायक है कोडार, सूखा की ट्रिब्यूटरी या सहायक है कोडार। समझ आ रहा है, आप इसको दिमाग, इस फैक्ट को भी दिमाग में रखिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करेंगे तो सूखा और कोडार का कोई मैच नहीं होता, और दोनों ही नदियां अलग अलग पृथक पृथक जाकर के महानदी में मिलती है। जैसे सूखा मिली ना, वैसे ही कोडार भी मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बावनखेड़ा दिख रहा है, बावनखेड़ा के नीचे से आपको यहीं पर आपको पकड़ना है, पहले तो ये यहीं पर आपको पकड़ना है कोडार परियोजना। ये कौन सा डैम है, कोडार डैम या कोडार परियोजना। देखिएगा दक्षिण की तरफ आ रहा हूं, बावनखेड़ा है ये ऊपर वाला, यहां पर आपका कोडार डैम हो गया,
दिखा, ये आपका कोडार डैम हो गया। इसी कोडार डैम से आपको पकड़ना है कोडार नदी। कोडार नदी यही आपको पकड़ना है, ये आपकी कोडार नदी हो गई। देखिए ध्यान से, ये कोडार हो गई आपकी, बिरकोनी इसके तट पर है, दिखा, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है बिरकोनी, और बिरकोनी एकदम इसके तट पर है, और ये जा करके फिर किस में मिल जाएगी, यही नदी आपका महानदी में इसका विलय हो जाएगा, बनेगा। ये कौन सी नदी हो गई आपकी, कोडार। और कोडार पर कौन सी परियोजना है, कोडार परियोजना या वीर नारायण सिंह परियोजना बनेगा। तो दोनों नदियां पृथक पृथक बह रही हैं पहले तो, लेकिन आपको कई सोर्स में, कई बुक्स में क्या लिखा मिलेगा कि कोडार सूखा की सहायक है। वो भी आप याद करके रखिएगा दिमाग में, लेकिन ऐसा है नहीं एग्जैक्ट, तो ये याद रहेगा। ये कोडार डैम हो गया, क्लियर। अब सुनिए, अब दोनों नदियां ट्रेस हो गई। अच्छा, ये जो सूखा नाला दिख रहा है, सूखा नाला में एक छोटा सा, या सूखा नदी में एक छोटा सा नाला आकर गिरेगा जिसका नाम है केसवा नाला। क्या नाम है, केसवा। ये सूखा की सहायक है, केसवा नदी कह लीजिए या केसवा नाला कह लीजिए, बनेगा। ये किसकी सहायक है, तो आपको पकड़ना है सूखा की, क्लियर। केसवा नाला कहां पर बह रहा है, महासमुंद जिले में। और इस पर जो परियोजना है, केसवा पर जो परियोजना है, इसको बोलते हैं केसवा परियोजना। क्या बोलते हैं, केसवा पर केसवा परियोजना। देखते चलिए, ये केसवा परियोजना हो गया, केसवा परियोजना, केसवा नाले पर। ये कौन सा नाला है, केसवा नाला, बनेगा केसवा नाला, ठीक है। केसवा नाला आखिर किसमें मिल रहा है, सूखा, केसवा पर केसवा परियोजना, क्लियर। अब सूखा नदी जो दिख रही है, इसके तट पर आपको दो स्पॉट आपको ट्रेस करने हैं, सूखा के तट। एक है आपका, यहीं पर आपको एक स्पॉट ट्रेस करना है, नाम है कनेकेरा। क्या नाम है, कनेकेरा। देखिएगा ध्यान से, ये आपको पकड़ना है कनेकेरा, कनेकेरा, ठीक है। किसके तट पर है, सूखा। और एक आपको पकड़ना है बमहनी। क्या पकड़ना है, बमहनी। ये आपका हो गया बमहनी, कनेकेरा और बमहनी, बनेगा। ये दोनों किसके तट पर पकड़ना है आपको, सूखा के, क्लियर। सूखा नदी के तट पर आपको पकड़ना है कनेकेरा, और कनेकेरा के आगे जाएंगे तो बमहनी, और बमहनी के आगे जाएंगे तो ये सूखा नदी किसमें भी जाकर मिल जाएगी, आपका महानदी। ट्रेस हो रहा है ना पूरा स्थान, कनेकेरा, बमहनी, और बमहनी के आगे जाएंगे तो आपको पकड़ना है यही नदी आपका महानदी में मिल जाएगी। अब आप छत्तीसगढ़ में जब मैं आपको गरियाबंद जिला पढ़ाऊंगा तो वहां पर पंचकोसी यात्रा के बारे में बताऊंगा। पंचकोसी यात्रा, 5 जो शिव जी के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको ट्रेस किया जाएगा, मतलब यहीं पर यात्रा संचालित होगी। उसी पंचकोसी यात्रा का पार्ट है आपका बमहनी। बमहनी में आपको पकड़ना है बमनेश्वर महादेव मंदिर। बमहनी जो पंचकोसी यात्रा है उसमें शामिल है हमारा बमहनी, और बमहनी में आपको पकड़ना है बमनेश्वर महादेव मंदिर, बनेगा। लिख लीजिएगा, यहां जगह नहीं है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं। और सुनिए, कनेकेरा, कनेकेरा में आपको पकड़ना है कनेकेश्वर महादेव मंदिर। तो दोनों जगह महादेव मंदिर। बमहनी में बमनेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपकी पंचकोसी यात्रा में शामिल है, और दूसरा कनेकेरा में कनेकेश्वर महादेव मंदिर। पंचकोसी यात्रा में ये शामिल नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा, कनेकेश्वर महादेव मंदिर। ये दोनों ही महादेव मंदिर हैं, मतलब सावन में यहां पर एक तो भक्तों की भीड़ लगेगी, दूसरा अभी हम बमहनी को देखेंगे ना, दूसरा सावन में यहां पर मेला भी भरेगा। तो आपको याद रखना, सावन में दोनों जगह मेले भरेंगे, कनेकेरा में भी और बमहनी में। बमहनी में आपको बमनेश्वर महादेव मंदिर। यहीं पर आपको बताऊंगा एक जल का बहुत बहुत शुद्ध कुंड है, समझ आ रहा है। जब सावन में लोग कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं तो इसी बमहनी से जल भरते हैं कई बार, और जल भर करके आगे जो चंपारण है, रायपुर जिला क्रॉस करेंगे तो महानदी के तट पर चंपारण पढ़ाया था ना, चंपेश्वर महादेव मंदिर, वहां पर जाकर के जल को ढार देते हैं, गिरा देते हैं, बनेगा। तो ये आपको पकड़ना है बमहनी और कनेकेरा। ये क्लियर हो रहा है, सारे स्थान ट्रेस हो रहे हैं ना यहां तक। अब नदियों के किनारे, अब अगली नदी आपको देखनी है। नदी जब ट्रेस करें तो अगली नदी, तो हमने क्या क्या देख लिया, सूखा देख लिया, केसवा देख लिया, और हमने क्या देख लिया, ये कोडार। ये 3 नदियां देख ली। अब आपको पकड़ना है इसी जिले में, या इसी जिले से होकर जाएगी आपकी कौन सी नदी, तो वो नदी है आपका जोंक। जोंक महासमुंद होते हुए, बलौदा बाजार होते हुए, और जाकर के यही जोंक शिवरी नारायण में संगम बनाएगी, जोंक, ठीक। तो जोंक को पकड़ना है। जोंक आपका, इसका जो उद्गम होगा, वास्तव में देखा जाए तो ये नीचे उड़ीसा है पूरा का पूरा। देखिएगा, जोंक का उद्गम उड़ीसा में होगा। कहां से, कहां से उद्गम होता है जोंक का, सोनबेरा।
सोनबेरा के पठार से। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सोनबेरा का पठार, सबसे पहले सोनबेरा का पठार बना रहा हूं। देखिए सोनबेरा का जो पठार है उसका जो फैलाव है वो आपका ये इधर का गरियाबंद जिला हो गया, ये गरियाबंद, महासमुंद और उड़ीसा, ये पूरा का पूरा सोनबेरा का पठार। मतलब उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा, ये उड़ीसा हो गया, ये गरियाबंद में भी हल्का सा सोनबेरा का पठार है, और आपको कहा भी थोड़ा बहुत महासमुंद। ये कौन सा पठार है? सोनबेरा। ध्यान से सुनिए, सोनबेरा पठार। इसी सोनबेरा पठार उड़ीसा वाले क्षेत्र से, एक तो ये उड़ीसा में है सोनबेरा पठार, प्लस गरियाबंद में है आपका, ये लिख दे रहा हूं पूरा पूरा, प्लस इसका विस्तार आपका कहां पर है? महासमुंद जिले में थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी सोनबेरा पठार वाले हिस्से से उड़ीसा से निकल के आती है आपकी कौन सी नदी? जोंक नदी। देखिएगा ये जोंक नदी जो है ये आपका कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है, आपका देखिएगा ये जोंक नदी कुछ दूरी तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच सीमा रेखा बना रही है। देखिए ये कोमाखान ऐसे ही तट पे है, ठीक है, ये कोमाखान ऐसे ही तट पे, ये कुछ दूरी तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच सीमा रेखा बनाएगी, और उसके बाद पिथौरा और बसना के बीचों बीच ऐसे ये कहां पर एंटर कर गई? तो ये जो जिला है हमारा बलौदाबाजार है, बलौदाबाजार जिला था, आपको पढ़ाया था। तो ऊपर में इसी बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में इसी जोंक पर जोंक व्यपवर्तन, वो लवन और टुंड्रा बताया था, टुंड्रा के समीप, तो टुंड्रा के समीप आपको पकड़ना है जोंक व्यपवर्तन, जोंक डाइवर्जन, व्यपवर्तन मतलब डाइवर्जन, जोंक डाइवर्जन आपका बलौदाबाजार, लेकिन जोंक परियोजना बोलेगा तो महासमुंद। और ये नदी किनके बीच सीमा रेखा बना रही है? गरियाबंद, सॉरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच सीमा रेखा बनेगा। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य या महासमुंद कह लीजिए, तो बीच सीमा रेखा बना रही है। ये कौन सी नदी आपकी हो गई? जोंक नदी। इसको भी ट्रेस कर लिए हम लोग, ये जोंक नदी हो गई आपकी, जोंक रिवर बना, ये जोंक नदी एक नदी। अब आपको पकड़ना है एक और नदी यहां से जिसका नाम है लात नदी। तो ये आपको सबसे पहले यहां पर एक ट्रेस करना है, ये है आपका शिशुपाल पर्वत। क्या नाम है? शिशुपाल पर्वत। लिख देता हूं इसका नाम, शिशुपाल पर्वत, या इसी को बूढ़ा डोंगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ा डोंगर। अभी मैं इसको बढ़ाऊंगा, शिशुपाल पर्वत या बूढ़ा डोंगर। जब मैंने आपको महानदी प्राकृतिक, जब मैं आपको प्राकृतिक विभाजन पढ़ा रहा था तो महानदी बेसिन वाले हिस्से में और महानदी बेसिन के पूर्वी तट की ओर इस शिशुपाल पर्वत का जिक्र किया था, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धारी डोंगर। अभी बताऊंगा वो सारा। तो ये शिशुपाल पर्वत रहेगा, बूढ़ा डोंगर भी कहते हैं। शिशुपाल पर्वत के पूर्व की तरफ आपको पकड़नी है यहीं पर रदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रदन की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। इसी रदन की पहाड़ियों से उद्गम होगा आपका लात नदी का। कौन सी नदी? लात। ये लात कुछ इस तरीके से आपका प्रवाहित होते हुए सरायपाली होते हुए आपका एंटर कर जाएगी सारंगगढ़ होते हुए, ये चंद्रपुर में संगम बनाएगी। चंद्रपुर एक संगम स्थली है, किसके किसके? तो महानदी, मांड और नीचे से जा रही है लात, ये तीनों का संगम चंद्रपुर। तो ये कौन सी नदी हो गई आपकी? लात नदी। ये नदियां ट्रेस हो रही है कि नहीं हो रही? लात नदी बनेगा, लात नदी। क्लियर? ये नदियां ट्रेस हो गई हमारी। अब आपको इस जिले में नदियां हमने देख ली, अब आपको इस जिले में जलप्रपात ट्रेस करने। क्या? जलप्रपात। ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रमुख जलप्रपात मैं आपको इस जिले में बता रहा हूं। ये सिरपुर दिख रहा है, जब आप सिरपुर से बलौदाबाजार ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा रास्ते में एक वाटरफॉल, नाम है धरकुंड। क्या नाम है? धरकुंड वाटरफॉल, धरकुंड जलप्रपात बनेगा शिरपुर के उत्तर की तरफ, धरकुंड जलप्रपात। ये आपका शिशुपाल पर्वत दिख रहा है, शिशुपाल पर्वत पर आपको पकड़ना है घोड़ाधार जलप्रपात। क्या पकड़ना है? घोड़ाधार जलप्रपात। देखते चलिए, एक आपका शिरपुर के उत्तर की तरफ आपको पकड़ना है धरकुंड वाटरफॉल, और एक आपका शिशुपाल पर्वत पर पकड़ना है घोड़ाधर वाटरफॉल। इसके साथ साथ एक और वाटरफॉल आपको याद रखना है, केशवा जलप्रपात बनेगा। तो ये तीन प्रमुख जलप्रपात आपको याद रखने हैं। क्या क्या नाम बोला हूं? धरकुंड, घोड़ाधार और आपको पकड़ना है केशवा। याद रहेगा। आगे चलिए, अब एक एक को हम लोग देखते शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महासमुंद की। सबसे पहले बात करते हैं महासमुंद। ये महासमुंद एक तो हमारा जिला मुख्यालय है, तहसील है, विकास खंड है, विधानसभा और लोकसभा। महासमुंद अगर इसके नामकरण की लेकर बात की जाए तो आपको याद रखना है, इसका नामकरण गुप्त शासक
समुद्रगुप्त के नाम पर किया गया। किसके नाम पर किया गया? समुद्रगुप्त के नाम पर किया गया। क्यों? जब मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां पर समुद्रगुप्त का जिक्र करूंगा। गुप्त राजा में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन कहते हैं। इस समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान चलाया था। ये राजा था पाटलिपुत्र का, पटना का, लेकिन इसने दक्षिण भारत को जीतने का लक्ष्य रखा। और जब दक्षिण भारत जीतेगा तो सिंपल सी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान, दक्षिण विजय अभियान के दौरान क्या किया था? तो आपको पकड़ना है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जिसकी राजधानी थी नंदीवर्धन, नागपुर। आज का जो नागपुर है ना, उसका प्राचीन नाम था नंदीवर्धन। और वहीं पर एक वंश था, वो डायनेस्टी थी जिसका नाम था वाकाटक वंश। उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी था। तो वाकाटक वंश। और दूसरा आपको पकड़ना है बस्तर में नल नाग वंश या नल वंश बनेगा। तो वाकाटक वंश और नल वंश के शासकों को किसने पराजित किया था? इन दोनों ही वंश के शासकों को किसने पराजित किया? गुप्त शासक समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान। तो अगर यहाँ के शासकों को पराजित कर रहा है, मतलब उसकी सेना का पड़ाव छत्तीसगढ़ में जरूर रहा होगा। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि महानदी के तट पर, किसके तट पर? महानदी के तट पर, क्योंकि पहले नदियों के तट पर ही सेना का पड़ाव होता था। महानदी के तट पर इसकी सेना का जो पड़ाव है वो लंबे समय तक रहा। और आज वही क्षेत्र महासमुंद के नाम से जाना जाता है। महानदी के तट पर है कि नहीं? तो वही क्षेत्र आज किस नाम से जाना जाता है? महासमुंद। तो इसके नाम को पीछे, महासमुंद के नाम के पीछे ये तर्क दिया है। महासमुंद की बात अगर हम कर रहे हैं तो महासमुंद में सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन की बात करें, अगर शिक्षा की बात करें तो आपको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज याद रखना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। महासमुंद शासकीय महाविद्यालय, क्या सा? चिकित्सा महाविद्यालय। तो मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? वर्ष 2020 में। याद रखिए, महासमुंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कब स्टैब्लिश किया गया? तो आपको पकड़ना है वर्ष 2020। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इस जिले में आपको देखने को नहीं। क्लियर? ये शिक्षा की बात हो गई। शिक्षा के साथ साथ अगर आप बात करें यहाँ पर एक प्रमुख, तो यहाँ पर एक आश्रम है। आश्रम है, इस आश्रम का नाम है, आपको पकड़ना है विवेकवर्धन आश्रम या विवेकावर्धन आश्रम। ध्यान सुनिए, विवेकवर्धन आश्रम, विवेकवर्धन आश्रम। मैंने आप लोगों को व्यक्तित्व पढ़ाया है, तो पर्सनैलिटीज में आपको बीकानेर राजस्थान से एक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया था जिसका नाम है यति यतन लाल। जन्म उनका बीकानेर में हुआ, लेकिन उनकी कर्म स्थली आपका छत्तीसगढ़ रही। तो आपको पकड़ना है यति यतन लाल। क्या नाम पकड़ना है? यति यतन लाल। ये आश्रम किसका है? यति यतन लाल। ये आपको पकड़ना है। क्लियर? दूसरा प्रमुख आश्रम आपको दिमाग में रखना है। इसके साथ ही साथ जब भी आपको महासमुंद जिले का जिक्र मिलेगा इतिहास में, वर्ष 1930 का जो दौर है, वर्ष 1930 का जो दौर है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या हुए? जंगल सत्याग्रह। और इस जंगल सत्याग्रह का केंद्र बिंदु रहा, या इस जंगल सत्याग्रह में केंद्र रहा आपका कौन सा जिला? तो महासमुंद जिला। तो महासमुंद जिले का जब भी जिक्र होगा आपको जंगल सत्याग्रह का जिक्र जरूर होगा। 2 जंगल सत्याग्रह आपको पकड़ने हैं। एक आपको पकड़ना है, कैसे याद करेंगे? लत, लत बनेगा, लत, ल से लभरा, लभरा जंगल सत्याग्रह बनेगा, लभरा जंगल सत्याग्रह। पूरा नाम है लभरा जंगल सत्याग्रह। और त से तमोरा, तमोरा जंगल सत्याग्रह। क्लियर? कब ये दोनों होंगे? वर्ष 1930 में। ठीक, ये आपका लभरा होगा 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1930 को, और ये अगले ही दिन 9 सितंबर 1930 को। जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना छत्तीसगढ़ का, वहां मैं आपको और डिटेल बताऊं। 8 सितंबर और 9 सितंबर अगले ही दिन ही तमोरा। लभरा का नेतृत्व करेंगे तो लभ अरी, लभ अरी, लभ अरी। तो याद रखना है अरिमर्दन गिरी। क्या नाम आपको याद रखना है? अरिमर्दन गिरी, लव अरी, याद रखिएगा, लव अरी। ठीक है, अरिमर्दन गिरी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? अरिमर्दन गिरी। और अगर आपको तमोरा को बोलेगा तो तमो में याद रखना तमो शंकर, तमो शंकर, शंकर राव गनोद वाले, शंकर राव गनोद वाले बनेगा।
तमो शंकर, कोड आपको याद रखना है, तमो शंकर, शंकर राव गनोदवाल। और शंकर राव गनोदवालों के साथ सहयोगी थे आपके यति यतनलाल बनेगा। लेकिन तमोरा जो जंगल सत्याग्रह है ये अपने चर्चाओं के केंद्र में रहा। केंद्र था एक बहादुर बालिका, जिस बहादुर बालिका का नाम है एक बालिका जिसका नाम है दयावती। क्या नाम है? दयावती। और इस दयावती ने बहादुरी का काम क्या किया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी को इसने थप्पड़ मारा था, बनेगा, थप्पड़ मारा था इस दौरान। क्लियर? थप्पड़ कांड के लिए चर्चित रहेंगी दयावती, तो बनेगा ये भी। तो ये जंगल सत्याग्रह को आपको जोड़ के रखना है महासमुंद जिले से। चलें आगे थोड़ा सा। अगला आपको देखना है सिरपुर। क्या देखना है? सिरपुर। याद रखिएगा इस सिरपुर का प्राचीन नाम है श्रीपुर। क्या नाम है? श्रीपुर, श्रीपुर या चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर। अब ये चित्रांगदपुर नाम कैसे पड़ेगा? तो ये चित्रांगदा कौन है? पहले ध्यान से सुनिएगा। चित्रांगदा जो है ये अर्जुन की पत्नी है। किसकी पत्नी है? अर्जुन की पत्नी है आपका चित्रांगदा। और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा चित्रांगदपुर। क्लियर? इसी अर्जुन और चित्रांगद के बेटे थे भब्रुवाहन। क्या नाम है? अर्जुन और चित्रांगद के पुत्र कौन है? भब्रुवाहन। और इस भब्रुवाहन की राजधानी थी, उनका कैपिटल था, कहा जाता है ये सिरपुर या चित्रांगदपुर। मतलब ये एक महाभारत कालीन स्थल है। क्लियर? साथ ही साथ महाभारत कालीन स्थल होने के साथ साथ ये महाभारत कालीन तो है, साथ ही साथ आपको पकड़ना है ये स्थल आपका जैन, बौद्ध और सनातन बनेगा। सनातन, ये तीनों ही धर्मों का केंद्र रहा है। जैन, बौद्ध और सनातन तीनों ही धर्मों का केंद्र रहा। मतलब महाभारत कालीन स्थल है, साथ साथ तीनों धर्मों से जुड़ता है ये केंद्र। क्लियर? इसके साथ ही साथ सिरपुर जो है ये प्रशासन का भी केंद्र रहा। किसका केंद्र रहा? प्रशासन का केंद्र रहा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमको देखने को मिलेगा 2 वंशों ने अपनी राजधानी सिरपुर को बनाई। छत्तीसगढ़ के 2 वंश। कौन कौन से वंश? तो एक आपको पकड़ना है सरबपुरी वंश, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा सरबपुरी वंश के बारे में। और दूसरा है पांडु वंश, सिरपुर के पांडु वंश। क्लियर? बनेगा। इसे पांडु वंश में एक राजा का नाम आपको बताऊंगा, नाम है महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसके काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो उसकी भी राजधानी रही। बनेगा। मतलब ये प्रशासन का भी केंद्र रहा हमारे। क्लियर? सिरपुर की बात करें। अब मैंने यहां पर पहले बताया कि ये जैन, बौद्ध और सनातन तीनों ही धर्मों का केंद्र रहा। याद रखिएगा कि आपको कहा जाता है सिरपुर के बारे में कि ये लगभग 6वीं से 10वीं शताब्दी तक, कब से कब तक? लगभग 6th सेंचुरी एडी टू 10th सेंचुरी एडी, 6वीं से 10वीं शताब्दी तक ये क्या रहा? बौद्ध धर्म का केंद्र रहा। किसका केंद्र रहा? बौद्ध। अब अगर बौद्ध धर्म का केंद्र बनेगा मतलब यहां पर उत्खनन के दौरान, खुदाई के दौरान बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहां पर उत्खनन के दौरान बौद्ध मंदिरों, विहारों, जो बौद्ध विहार है, समझ आ रहा है? साथ ही साथ बौद्ध मूर्तियों के भी क्या मिले हैं? मूर्तियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। बनेगा। बौद्ध मंदिरों, बौद्ध विहारों और बौद्ध मूर्तियों के भी साक्ष्य मिले। क्लियर? बौद्ध ग्रंथ, ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक, नाम याद रखिएगा, अवदान शतक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अवदान शतक। अवदान शतक कहता है कि बुद्ध सिरपुर की यात्रा किए थे। सिरपुर की क्या किए थे? यात्रा किए थे। याद रखिएगा। ये जानकारी किससे मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से जानकारी मिलती है कि बुद्ध सिरपुर की यात्रा पर आए। इसके साथ ही साथ एक चीनी यात्री, मैंने इतिहास में चीनी यात्री का जिक्र किया था आपसे, एक चीनी यात्री जिसका नाम है वैनशोंग। गुड, वैनशोंग याद रखना है, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। चीनी यात्री वैनशोंग की जो यात्रा वृतांत है, जो उसने यात्रा करी, भारत की यात्रा की और भारत में जो भी कुछ देखा, समझा, लिखा, उसको बोलते हैं यात्रा वृतांत। अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम था, वैनशोंग की पुस्तक का नाम था सी यू की।
क्या नाम था, CU की अपनी पुस्तक में इसने जिक्र किया है और कहा जाता है कि 639 ईस्वी में वैनशॉन्ग जो है 639 ईस्वी में कहाँ की यात्रा करेगा, आपका सिरपुर की यात्रा करेगा। यानी वो टाइम था महाशिवगुप्त बालार्जुन, क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन का टाइम पीरियड क्या है, तो 595 से 655 ईस्वी। और देखिए 655 मतलब ये 639 बता रहा हूं, मतलब इसी के टाइम पीरियड के दौरान ये छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आ रहा है। और अपनी पुस्तक में इसने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है, किया सलो। क्या कहा है, किया सलो। वो छत्तीसगढ़ नहीं लिख पाया, उसने क्या लिखा है, किया सलो, मतलब किया सलो हमारा छत्तीसगढ़ है। और 639 ईस्वी में उसने शिरपुर की यात्रा। अब चूंकि ये वैनशॉन्ग जो है चाइना से आया था और चीन उस दौरान बौद्धिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, इसलिए इसने बौद्ध विहारों का भ्रमण किया, शिरपुर के जितने भी बौद्ध बुद्ध से संबंधित स्थान हैं उन स्थानों का दौरा किया और अपने यात्रा वृत्तांत में वो सारी जानकारी प्रस्तुत करेगा। तो याद रखिएगा ये भी वैनशॉन्ग से भी जानकारी मिलती है, किसके बारे में, शिरपुर के बारे में। तो अब हम आगे चल के देखेंगे शिरपुर में कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से बौद्ध विहार। चले आगे, अगला देखिएगा, अगला आपको देखना है इसी शिरपुर में लक्ष्मण मंदिर। क्या देखना है, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, क्योंकि ये सनातन धर्म का भी केंद्र रहा है, तो शिरपुर का क्या देखना है, लक्ष्मण मंदिर। याद रखिएगा ये लक्ष्मण मंदिर जो है ये भगवान शिव का, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु। ये मंदिर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये मंदिर एक तो नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली यही है, और नागर शैली में बने होने के साथ साथ लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु का मंदिर है शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये आपका नागर शैली में निर्मित है और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बनेगा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अगर कहा जाए तो इसका निर्माण जो अभी हमने महाशिवगुप्त बालार्जुन देखा, महाशिवगुप्त बालार्जुन उनकी माँ है, इनकी माँ है, नाम है वासुटा देवी। क्या नाम है, वासुटा देवी। इस वासुटा देवी ने अपने पति की याद में, वासुटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में, किसकी याद में, हर्षगुप्त की याद में क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया था। क्लियर। और ये मंदिर लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, मतलब इस मंदिर से संबंधित जो भी जानकारी मिलेगी वो स्पष्ट सी बात है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में से ही मिलेगी। क्लियर। इस महाशिवगुप्त बालार्जुन का एक अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं सिरपुर अभिलेख। क्या नाम है, शिरपुर अभिलेख। ये जितनी भी जानकारियों के स्रोत हैं वो सारी की सारी जानकारियां किससे मिल रही हैं, शिरपुर अभिलेख। तो पता चलता है कि वासुटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में इस मंदिर का क्या करा था, निर्माण प्रारंभ करा। और ये आगे चल करके महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ। यानी इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, तो 7वीं शताब्दी, और लिख सकते हैं 595 से 655, मतलब इस मंदिर का निर्माण हुआ आपका 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान। ईस्वी के दौरान क्या होगा, इस मंदिर का निर्माण किया गया, लाल बलुआ ईंटों से बना हुआ। क्लियर। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर के गर्भगृह में एक तो भगवान विष्णु विराजमान है। और कैसे विराजमान है, तो आपको याद रखना है कि आप जब अंदर गर्भगृह की तरफ जाएंगे, ये गेट है, गेट से अंदर जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो यहां पर नाग की प्रतिमा है ऐसे, और ये नाग 5 फड़ में है, 5 फड़ों वाला नाग है। ये मान लीजिए 5 फड़ों वाला नाग है, 5 फड़ों वाला, और इसी 5 फड़ नाग पर भगवान विष्णु विराजमान है। ये भगवान विष्णु विराजमान है। तो ये क्या है हमारा, 5 फड़ नाग, 5 फड़ों वाला ये क्या है, नाग है, और उसी नाग पर हमारे भगवान विष्णु विराजमान है गर्भगृह में। क्लियर। जब आप इस गर्भगृह में की तरफ प्रवेश करेंगे तो इसका जो चौखट है, कभी आप जाइएगा तो इसका जो चौखट वो बहुत मोटा है, और वो चौखट 5 खंडों में बना हुआ है। कितने पार्ट्स में है, 5 पार्ट, ऐसे 1 2 3 या 5 श्रृंखलाएं कह लीजिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए अगर ये चौखट है तो एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे करके कितने लेयर है, 5 लेयर, ऐसे बहुत चौड़ा सा चौखट है। ये 5 खंडों में है, ये चौखट क्या है, 5 खंडों में है। और आपको जानना है कि ये चूना पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है, चूना पत्थर। और बाद में इस चूना पत्थर पर क्या लगा दिया गया है, लाल रंग लगा दिया गया। और आज भी सोचिए अगर ये 7वीं शताब्दी का है और हम 21वीं शताब्दी में है, मतलब 1400 साल बाद भी ये चौखट बचा हुआ है। क्लियर। तो जैसे जैसे आप प्रवेश करेंगे, खंड 1 खंड 2 खंड, ये जो है हमारा जो अंतिम खंड होगा, यानी जो 5वां खंड है,
ध्यान से सुनिएगा, इस 5वें खंड में जो चौखट के, ये हमारा चौखट है, लिख दे रहा हूँ सारी चीजें। तो चौखट का जो 5वां खंड है, उस 5वें खंड में चूंकि चूना पत्थर से निर्मित है वो, तो उसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों को, विष्णु के जो विभिन्न अवतार हैं, अलग अलग अवतार लिए भगवान विष्णु ने, उन अवतारों का क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है। ठीक है, उन अवतारों का क्या किया गया है, चित्रांकन आपको मिलेगा, बनेगा। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके साथ ही साथ अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर पर आपको बाहर की तरफ पशु पक्षियों, ध्यान से सुनिए, पशु पक्षियों, वृक्षों, समझ आ रहा है, ये आपको कलात्मक चित्रकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी कलात्मक चित्रकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बनेगा। इस मंदिर के बाहर की तरफ अगर बात करेंगे आप, इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मंदिर केंद्र संरक्षित स्मारक है। क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक, ध्यान से सुन लीजिएगा, केंद्र संरक्षित स्मारक। आपको याद रखना है कि ये मंदिर क्या है आपका, केंद्र संरक्षित स्मारक है, भगवान विष्णु का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। पिक्चर में आपने देख लिया होगा। आगे चले, अगला आपको देखना है, अगला आपको पकड़ना है गंधेश्वर महादेव मंदिर। क्या पकड़ना है, गंधेश्वर महादेव मंदिर। ये भी कहां पर है, गंधेश्वर महादेव मंदिर भी आपका है सिरपुर। कहां पर है, सिरपुर। अब चूंकि साफ साफ लिखा है महादेव मंदिर है, मतलब इसके गर्भगृह में, इस मंदिर के गर्भगृह में आपको क्या मिलेगा, भगवान शिव यानी शिवलिंग आपको स्थापित मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपको जो मंदिर पिक्चर में दिख रहा है, ये तो इसका वर्तमान स्वरूप है, जीर्णोद्धार किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन ये प्राचीन मंदिर कब बना था यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, ये प्राचीन मंदिर बना था 8वीं शताब्दी के दौरान। कब बना था, 8वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर मंदिर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, प्राचीन मंदिर जो था। लेकिन वो मंदिर क्या हो गया, समय के साथ साथ भग्न होता चला गया, टूटना चला गया। क्लियर, ये टूटता चला गया 8वीं शताब्दी। आगे चल करके जब छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठों का वर्चस्व होगा, तो उसी मराठा शासक में आपको एक नाम पकड़ना है, मराठा शासक नाम है शिमराज। क्या नाम है, शिमराज। इन्होंने क्या किया था, ये जो खंडित मंदिर है, ये खंडित हो चुका है, तो खंडित मंदिर और आसपास क्या थे, यहाँ पर बौद्ध विहार थे। क्या थे, बौद्ध विहार। अब विहार समझ आ गया होगा आपको, बौद्ध विहार मतलब जहां पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, निवास करते थे। तो आसपास एक तो मंदिर खंडित था और आसपास बौद्ध विहार भी खंडित हो चुके थे। तो उसी खंडित आधार पर बुनियाद बची थी, उसी आधार पर उन्होंने क्या किया, एक मंदिर का फिर से क्या किया, जीर्णोद्धार करा। तो आपको पकड़ना है कि मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो जीर्णोद्धार किसने कराया, शिमराज जी ने। और वर्तमान में ये मंदिर क्या है, वर्तमान मंदिर का ये जो स्वरूप आपके सामने, ये मंदिर का ही वर्तमान स्वरूप बनेगा। क्या नाम है, गंधेश्वर महादेव मंदिर। अब देखिएगा, सुनिएगा बात में होगा क्या कि ये जो मंदिर है गंधेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर एक तो आसपास मैंने कहा कि ये बौद्ध विहार थे, मतलब बौद्ध विहारों को भी, उनके क्षेत्रों को लेकर भी मंदिर का निर्माण किया गया। जब यहाँ पर आगे चल करके शोध हुआ, देखिएगा, जब इस मंदिर परिसर में जब शोध हुआ, और शोध किया कनिंघम ने, किसने किया था, कनिंघम। तो कनिंघम ने जब शोध किया तो यहां से उसको कितने अभिलेख मिले थे, 6 अभिलेख मिले। कितने अभिलेख मिले थे, इस मंदिर परिसर से 6 अभिलेख मिले। क्लियर, इन 6 अभिलेखों में से कुछ अभिलेख महाशिवगुप्त बालार्जुन के थे, क्योंकि उसी का क्षेत्र था, महाशिवगुप्त बालार्जुन के थे, और साथ ही साथ कुछ कुछ अन्य शासकों के भी यहाँ पर अभिलेख आपको मिलेंगे। समझ आया। और इस शोध के आधार पर उसने बताया कि ये जो मंदिर परिसर का जो क्षेत्र है, ये वास्तव में पहले बौद्ध विहारों का क्षेत्र था। ये साफ साफ लिखा है, ये जो बौद्ध विहार यहाँ पर पूर्व में क्या थे, पूर्व में यहाँ पर बौद्ध विहार थे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो गंधेश्वर महादेव मंदिर परिसर है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल भी हो सकता है, क्योंकि बौद्ध विहार थे पूर्व में। और वर्तमान में इस परिसर में, वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान में भी यहाँ पर बुद्ध की एक भूमि आसन मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, आपको एक मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो वर्तमान में यहाँ पर क्या है, वर्तमान में यहाँ पर बुद्ध की एक प्रतिमा आपको आज भी इस मंदिर परिसर में देखने को मिलेगी। मतलब आपको याद रखना है कि गंधेश्वर महादेव जो है ये सनातन से तो संबंधित है, साथ ही साथ बौद्धिज्म का भी एक प्रमुख केंद्र, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को। क्लियर, तो ये अभिलेखों से संबंधित जानकारी क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर और याद रखना है
ये जो लक्ष्मण मंदिर है, यहां पर आपको एक यहां पर मंदिर का जो पटल है, पटल पर एक प्रशस्ति गीत लिखा हुआ मिलेगा। प्रशस्ति गीत मतलब वीरता से संबंधित, समझ आ रहा है? ये प्रशस्ति गीत लिखने वाले हैं कवि ईशान देव, याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, इसको भी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो प्रशस्ति गीत लिखा है, प्रशस्ति गीत ये लिखने वाले कौन है? कवि ईशान देव, ईशान देव, कवि ईशान देव। क्लियर? अच्छा, एक और फैक्ट, इस मंदिर की अगर आपको पूछेगा ऊंचाई, इस मंदिर की पूरी ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है इस मंदिर की पूरी ऊंचाई है लगभग 13.5 मीटर। कितनी ऊंचाई है? लगभग 13.5 मीटर। और ये केंद्र संरक्षित स्मारक है, ये तो देख ही लिया था हमने। आगे चलते थे, ये हमारा हो गया। आगे देखिए, अगला हमारा स्वास्तिक विहार। अब हमने चूंकि सनातन धर्म के मंदिरों की बात कर ली, तो बौद्ध विहारों का भी जिक्र करेंगे। ये है हमारे स्वास्तिक विहार। अब सिरपुर में एक दो नहीं, बहुत सारे आपके विहारों का जिक्र मिलेगा जहां बौद्ध भिक्षु ठहरते थे। उसमें से एक प्रमुख है आपका स्वास्तिक बौद्ध विहार। इस स्वास्तिक बौद्ध विहार कहां पर है आपको पूछेगा तो आपको याद रखना है शिरपुर। कहां पर है? शिरपुर। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था आपका बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु। किसने कराया था? आनंद प्रभु। बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। किसका? स्वास्तिक विहार। ये बौद्ध विहार है, यानी ये आपका बौद्ध यानी बुद्ध के विचारों को मानने वाले जो भिक्षु थे, उन भिक्षुओं का आवास था। ये भिक्षुओं का क्या था? आवास था ये बौद्ध विहार। आज वर्तमान में अगर आप यहां पर बात करेंगे तो वर्तमान पर यहां पर बुद्ध की, ये जो दिख रहा है ना आपको, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब वो जिस मुद्रा में बैठते थे वो भूमि स्पर्श मुद्रा थी। मतलब दोनों पैरों को फोल्ड करके, मोड़ करके ऐसे बैठते थे, भूमि पर आसीन होकर के, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वही भूमि स्पर्श मुद्रा की कई मूर्तियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो कैसी मूर्ति मिलेगी आपको? बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या मिलेंगी? मूर्तियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये भी बनेगा, ये बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, और ये हमारी खुदाई में मिले हुए बौद्ध विहार, स्वास्तिक बौद्ध विहार। आगे चलिए कुछ और बौद्ध विहारों की बात करते हैं। अगला है आनंद प्रभु कुटी विहार। वही आनंद प्रभु जिसने निर्माण कराया था। तो एक आपको ये भी बौद्ध विहार पकड़ना है, यानी ये भी एक बौद्ध विहार है, बनेगा। ये भी बौद्ध विहार है, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, भिक्षुओं का निवास स्थल है, बनेगा। किसके नाम पर है ये? आनंद प्रभु कुटी विहार। क्लियर? ये देखिए, ये पूरी तरीके से यहां भी आपको बुद्ध की, ये देखिएगा पिक्चर में दिख रहा है, यहां भी आपको बुद्ध की एक भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा आपको यहां पर देखने को मिलेगी। हर जगह लगभग मिलेगा। तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगी? बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली आपको एक प्रतिमा देखने को मिलेगी, बनेगा। आज भी आप यहां पर चले जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर इसके पीछे की तरफ चले जाएं आप, तो पीछे की तरफ आपको, आप जाके देख लीजिएगा, 14 छोटी छोटी आपको कोठरियां मिलेंगी। छोटी छोटी आपको क्या मिलेंगी? कोठरी यानी आप कह लीजिए रूम, कह लीजिए कोठरी। आपको छोटे छोटे रूम आपको पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ आप चले जाएंगे परिसर में, तो आपको छोटे छोटे कमरे आप भी आज भी मिल जाएंगे जहां बौद्ध भिक्षु आराम या विश्राम करते थे। याद रहेगा, ये क्या नाम है? आनंद प्रभु कुटी विहार। क्लियर? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला चलिए, अगला है तीवर देव विहार। क्लियर? तीवर देव विहार, ये भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित किया गया था, भिक्षुओं के लिए निर्मित, भिक्षुओं के लिए इसका भी निर्माण किया गया था। ये भी आपका सिरपुर में है। कहां पर है? शिरपुर। ये पूरा सिरपुर में आपको मिलेगा, शिरपुर में है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित किया गया था। किसने इसका निर्माण कराया था? आपको याद रखना है महाशिव तीवर देव, महाशिव तीवर देव। महाशिव तीवर देव ने, कौन है ये? इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो वहां जिक्र करूंगा। महाशिव तीवर देव ने भी इसका निर्माण कराया था, इसीलिए लिखा है तीवर देव विहार, महाशिव तीवर देव, बनेगा। ये आपको सब लगभग यहां भी देखिए बुद्ध की एक भूमि आसन जो मुद्रा है, प्रतिमा आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि बौद्ध विहार थे और बुद्ध इनके प्रमुख जो उनकी आस्था के केंद्र हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए आपको हर जगह आपको ये मुद्रा में मूर्तियां देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको पकड़ना है सिनसुई बौद्ध विहार। क्लियर? सिनसुई बौद्ध विहार भी सेम बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। नाम भर आपको याद रखना है, ये भी सिरपुर में है। क्लियर? और यहां भी आपको बुद्ध की
भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को हर जगह लगभग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, ये आपको पकड़ना है तीवर देव बिहार और शिनछुई बौद्ध विहार। यहां तक समझ आया। मतलब सिरपुर बौद्ध धर्म का केंद्र है, सनातन और जैन तीनों ही धर्मों का केंद्र। आगे चले थोड़ा सा, अगला आपका है सुरंग टीला मंदिर। ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपको पकड़ना है सिरपुर। ये भी कहा आपको पकड़ना है सिरपुर, सुरंग टीला मंदिर सिरपुर। ये भी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर। ये मंदिर जो है आपको दिख रहा है, ये मंदिर बहुत ही बाद में लगभग 21वीं शताब्दी में 2000 के बाद जब यहाँ पर उत्खनन हुआ ना, उत्खनन के दौरान ये प्रकाश में है। उत्खनन के दौरान जब यहाँ पर खुदाई हुई तब इससे संबंध में क्या मिली, जानकारी मिली, बहुत बाद में, वो भी वर्ष 2000 के बाद। मतलब 21वीं शताब्दी में जब इसमें यहाँ पर 21वीं शताब्दी में जब यहाँ पर खुदाई हुई, लगभग 2007 और 2010 के आसपास, समझ आ रहा है, 2007 से 10 के दौरान जब यहाँ पर खुदाई हुई तो ये मंदिर परिसर प्रकाश में आया। समझ आ रहा है। इसको नाम दिया गया सुरंग टीला मंदिर। क्लियर। आप जब इस मंदिर परिसर में जाएंगे, बहुत प्राचीन है, तो यहाँ पर छोटी छोटी पत्थरों की निर्मित भगवान शिव और गणेश की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगे। इस मंदिर में जब जाएंगे तो अंदर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, भगवान शिव व गणेश जी की पत्थर निर्मित प्रतिमाएं मिलेंगी। याद रखिएगा, पत्थर निर्मित प्रतिमाएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और यह नाम दिया गया सुरंग टीला मंदिर। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि महासमुंद जिले में केंद्र संरक्षित स्मारक कौन कौन से? तो एक तो लक्ष्मण मंदिर और दूसरा सिरपुर के समस्त टीले, जितने भी टीले मिले, टीलों की खुदाई हुई और वहां से बहुत सारी जानकारियां प्रकाश में आई। तो दो केंद्र संरक्षित स्मारक आपको पकड़ना है, एक तो आपका लक्ष्मण मंदिर और दूसरा आपका सिरपुर के समस्त टीले। नोट कर लीजिएगा ना इसको। आगे चलिए, अगला है आपका बावन किला। ध्यान से सुनिएगा, हम जब 53 नंबर सड़क की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो वहां पे बावन किला देखा था हमने, आपका पिथौरा से पूर्व पहले की तरफ बावन किला। बावन किला में दो चीजें, एक तो आपको सनातन धर्म से पकड़ना है चंडी मंदिर, मुंगई माता मंदिर जिसको बोलते हैं, मुंगई माता मंदिर, चंडी मंदिर बोलता हूँ, मुंगई माता मंदिर दिखा, मुंगई माता मंदिर। ये जो मुंगई माता मंदिर है, एक तो ये शक्ति का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? शक्ति का, यानी शाक्त धर्म या शाक्त संप्रदाय का केंद्र आपका। क्लियर। मुंगई माता मंदिर, ये मुंगई माता मंदिर बहुत ही प्रख्यात है, विख्यात है। कारण है इस मंदिर परिसर में शाम के समय, आरती के समय भालू आता है। याद रखिएगा, दो जगह भालू आएगा ना, तो भालू आता है, शाम में आता क्या आता है, भालू आता है, वो भी संध्या आरती के समय। संध्या आरती के समय यहाँ पर क्या आता है, भालू आता है। ये आपको पकड़ना है कहाँ पर, बावन खेरा में जो मुंगई माता मंदिर। क्लियर। ये मंदिर चैत्र व कुंवार में, चैत्र कुंवार में यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं इस मंदिर परिसर में। बहुत ही भक्तों की भीड़ रहती है। साथ ही साथ याद रखना है, यहाँ पर इस दौरान क्या भरता है, इस दौरान यहाँ पर मेला भरता है। इस दौरान यहाँ पर क्या भरता है, मेला भरता है। ये आपका हो गया बावन खेरा में मुंगई माता मंदिर। इसके साथ ही साथ दूसरा आपको पकड़ना है इस्लाम धर्म से हजरत सैयद मोहम्मद जाकिर शाह कादरी। पूरा नाम अगर ना भी याद हो तो आपको पकड़ना है मोहम्मद जाकिर शाह कादरी जी की यहाँ पर क्या है, दरगाह है, जो इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो ये भी आपको कहाँ पर पकड़ना है, बावन खेरा। आगे चलिए, अगला आपको पकड़ना है खल्लारी माता मंदिर। देखा था हमने 353 नंबर सड़क पर खल्लारी। तो खल्लारी माता मंदिर आपको पकड़ना है। ये मंदिर जो है, ये एक तो दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है। किस पर स्थित है, दुर्गम पहाड़ियों पर। बहुत ध्यान से सुनिए, ये दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है मंदिर, प्राचीन मंदिर है। खल्लारी माता का मंदिर है, मतलब ये शक्ति का ये भी क्या है, एक स्वरूप है। ये जो खल्लारी है, ध्यान सुनेगा, इसका खल्लारी का प्राचीन नाम है खल्ल वाटिका। क्या नाम है इसका? प्राचीन नाम है खल्लारी का खल्ल वाटिका, खल्ल वाटिका। और कहा जाता है कि जो खल्लारी है ना, या खल्ल वाटिका, ये महाभारत कालीन स्थल है। किससे जोड़ा जाता है, महाभारत कालीन स्थल। और ये प्रमाण दिया जाता है, ये प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि जो पांडव हैं हमारे 5 पांडव, उस पांडवों ने इस खल्लारी की जो पहाड़ी है, इस दुर्गम पहाड़ी पर वो लोग आए थे।
यानी पांडवों को जोड़ा जाता है कि पांडव इस पहाड़ी पर क्या किए थे, पहाड़ी पर आए थे, ऐसा जोड़ करके देखा जाता है और इसे महाभारत कालीन स्थल कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर आपको क्या मंदिर मिलेगा, खल्लारी माता मंदिर, शक्ति का एक स्वरूप है ये माता मंदिर। यहाँ देखिएगा पहाड़ी क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र से अगर थोड़ा दूर की तरफ जाएं, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर आपको और देखने को मिलेगा, छोटा सा, जिसका नाम है आपका खोपड़ा माता मंदिर। क्या नाम है, खोपड़ा माता मंदिर। ध्यान से सुनिएगा, खल्लारी माता मंदिर से 3 किलोमीटर अगर थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं हम, तो यहां पर मिलेगा खोपड़ा माता मंदिर। माना जाता है कि खल्लारी माता की बहन, कौन है, खल्लारी माता की बहन, खल्लारी माता की बहन है आपका खोपड़ा माता, और इनका भी मंदिर आपको 3 किलोमीटर दूरी पर देखने को। क्लियर। इसी खल्लारी में आपको पकड़ना है, एक तो महाभारत कालीन स्थल है, मतलब महाभारत से संबंधित जो भी प्रमाण है आपको मिलेंगे। इसी खल्लारी में आपको एक जगह पकड़नी है, नाम है लाक्षागृह। क्या पकड़ना है, लाक्षागृह। गृह मतलब होता है घर, और लाक्षा मतलब लाख, लाख निर्मित घर, यानी जो लाख की लकड़ियां होती है ना, उन लकड़ियों से निर्मित, यानी ये लकड़ी से निर्मित घर था, लकड़ी से निर्मित घर। समझ आ रहा है। कहा जाता है, जो महाभारत कालीन जो कथा है, उस कथा में कहा जाता है कि दुर्योधन ने, कौरवों में दुर्योधन थे ना, कौरवों में दुर्योधन थे, दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए, पांडवों को मारने के लिए क्या किया था, पांडवों को मारने के लिए इसी लाक्षागृह का निर्माण किया था, कि पांडवों को इसी लाक्षागृह में मैं जला करके उनको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। ऐसी कथा कही जाती है महाभारत के प्रसंग। किसने ये लाक्षागृह का निर्माण कराया था, दुर्योधन। इसके साथ ही साथ जब आप इस पहाड़ी पर जाएंगे, खल्लारी माता पहाड़ी की बात करें, तो यहां पर प्रमुख रूप से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो देखिएगा, यहीं पर आपको मिलेगा भीम पांव। क्या मिलेगा, भीम पांव, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, भीम पांव। दूसरा आपको मिलेगा भीम खोह, भीम खोह, उसी खोह है भीम पांव बोलते हैं, भीम खोह, भीम पांव। आगे मिलेगा आपको डोंगा पत्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंगा पत्थर। कभी गए हैं यहां पर, नहीं गए। डोंगा पत्थर, दो छोटे छोटे ऐसे पत्थर हैं, एकदम छोटे छोटे पत्थर, उन दो छोटे छोटे पत्थरों पर एक विशाल पत्थर टिका हुआ है। आपको लगेगा कि कैसे टिका हुआ है, दो छोटे छोटे पत्थर हैं, उस पर एक विशाल पत्थर उसी पहाड़ी पर टिका है, उसी को बोलते हैं डोंगा पत्थर। ये विशाल पत्थर है, इसको क्या बोलते हैं, विशाल पत्थर, डोंगा पत्थर बनेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दो गुफाएं आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है शेर गुफा, आगे की तरफ जाएंगे आप ना, आपको शेर गुफा मिलेगा, वहां भी एक छोटी सी प्रतिमा और शेर की प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति, शेर गुफा। और दूसरा आपको पकड़ना है दंतेश्वरी गुफा। कौन सी गुफा, दंतेश्वरी गुफा। ये सब आपको पकड़नी है कहाँ पर, खल्लारी माता मंदिर बनेगा। खल्लारी माता मंदिर से 3 किलोमीटर दूर आपको पकड़ना है खोपड़ा माता मंदिर, जो खल्लारी माता की बहन है। यहां तक बना, आगे चल। अगला आपको पकड़ना है खल्लारी का नारायण मंदिर। खल्लारी में एक और मंदिर आपको पकड़ना है, खल्लारी का नारायण मंदिर। नारायण मंदिर मतलब भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, 1415 ईस्वी में। कब हुआ, 1415 ईस्वी, यानी 15वीं शताब्दी, 1415 बनेगा। देवपाल नामक मोची ने, इसका निर्माण किसने कराया था, देवपाल एक मोची है, उस मोची ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, नाम है खल्लारी का नारायण मंदिर। और उस दौरान जो हमारे कलचुरी शासक थे, जो कलचुरियों की रायपुर शाखा है वंशी शाखा, उस कलचुरी शासक का नाम है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव पढ़ाया था ना, ब्रह्मदेव। तो आपको पकड़ना है, ब्रह्मदेव के शासनकाल के दौरान 1415 ईस्वी में किस मंदिर का निर्माण कराया गया, खल्लारी का नारायण मंदिर का निर्माण, जो भगवान विष्णु का मंदिर है और देवपाल नामक मोची ने निर्मित कर दिया। यही है आपका भगवान विष्णु का मंदिर। क्लियर। कौन सी शैली में बना है ये मंदिर, तो आपको याद रखना है नागर शैली में। कौन सी शैली में निर्मित है मंदिर, नागर शैली, क्योंकि मंदिर के ऊपर की तरफ शिखर आपको दिख रहा है। क्लियर। अगला लाक्षागृह, अभी बताया था लाक्षागृह का प्रमाण दिया था खल्लारी में, क्योंकि यही वो लाक्षागृह है वर्तमान में। माना जाता है कि इसी स्थान पर दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने के लिए एक लकड़ी का घर निर्मित कराया था, जिसमें जला करके वो पांडवों की हत्या करना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे। तो ये लाक्षागृह। क्लियर ना, आगे चले। अगला आपको पकड़ना है बमनेश्वर नाथ महादेव मंदिर। अभी आपको बमहनी बताया था, बमहनी, बमहनी कहाँ पर है, बमहनी बनेगा। बमहनी, बमहनी किस नदी के तट पर है,
सूखा नदी के तट पर, सूखा नदी के तट पर प्रसिद्ध आपका क्या है, एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। क्लियर। यहां पर एक भगवान शिव का मंदिर है जिसको बोलते हैं बमनेश्वर महादेव मंदिर, बमनी में। ध्यान सुनिएगा, ये जो बमनी है, जो छत्तीसगढ़ में पंचकोशी यात्रा है, पंचकोशी यात्रा, उस पंचकोशी यात्रा का एक पड़ाव है। 5 स्थानों से गुजरेगी पंचकोशी यात्रा, और उस पंचकोशी यात्रा का एक पड़ाव है बमनी में बमनेश्वर नाथ मंदिर या बमनेश्वर महादेव मंदिर, बमनी। क्लियर है। ये आपको याद रखिएगा कि ये जो स्थल है, ये स्थल देवल ऋषि की तपोस्थली थी। कौन सी ऋषि की तपोस्थली थी? तो आपको पकड़ना है देवल ऋषि की तपोस्थली थी। कौन सी ऋषि की? देवल ऋषि की तपोस्थली थी आपका क्या, बमनेश्वर या बमनी। और देवल ऋषि ने अपने ही तपस्या से देवी गंगा को, मां गंगा को यहां पर उत्पन्न कराया था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए ये आपको एक प्राकृतिक कुंड आपको देखने को मिलेगा, और कहा जाता है ये भी श्वेत गंगा है या सफेद गंगा है। समझ आ रहा है? तो यहीं पर एक आपको क्या मिलेगा, प्राकृतिक जल कुंड, जो कहा जाता है कि ये जल कुंड जो है ये गंगा के समान है, और इस गंगा को उत्पन्न करने का श्रेय किसको है? देवल ऋषि को। ये जो प्राकृतिक जल कुंड आपको दिख रहा है। सावन मास में जब कांवड़ यात्री, जो सावन महीना होता है ना, सावन मास में जो कांवड़ यात्री हैं, वो कांवड़ यात्री इसी जल कुंड से जल भरते हैं, और बमनी के बाद वो महानदी को क्रॉस करके रायपुर में एंटर कर जाएंगे, और चंपारण में चंपेश्वर महादेव मंदिर पे जल वो अर्पण करते हैं। बनेगा ये वही बमनी है। क्लियर। आगे चले, आगे देखिए, अगला है गौधारा दलदली। क्या है? गौधारा दलदली। मैंने आपको महासमुंद बताया था, महासमुंद के पूर्व की तरफ आपको पकड़ना है गौधारा दलदली। ये गौधारा दलदली जो है, एक तो आपको पकड़ना है, ये यहाँ पर आपको एक प्राचीन शिव मंदिर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राचीन शिव मंदिर। क्लियर। जो सावन महीने में यहाँ पर, सावन मास में यहाँ पर क्या लगेगा, एक तो मेला लगेगा, साथ ही साथ सावन में यहाँ पर भगवान शिव की उपासना होगी। यही वो प्राचीन मंदिर है जिसको नाम दिया जाता है गौधारा दलदली का प्राचीन शिव मंदिर। इसके सामने भी आपको एक प्राकृतिक जलकुंड देखने को मिलेगा। तो इतना ही फैक्ट आपको किससे जोड़ के याद रखना है, गौधारा दलदली में प्राचीन शिव मंदिर, भगवान शिव से संबंधित है, यानी शैव संप्रदाय से। आगे चलिए, अगला है आपका रामचंडी मंदिर। याद आया? रामचंडी मंदिर, गढ़फुलझर। गढ़फुलझर कहां पर है? गढ़फुलझर, याद आ रहा है? बसना के दक्षिण की तरफ गढ़फुलझर। गढ़फुलझर में आपको पकड़ना है, यहीं पर है आपका रामचंडी मंदिर। ये रामचंडी मंदिर जो है ये कोलता समाज की, छत्तीसगढ़ में एक समाज है इसका नाम है कोलता समाज, खासकर यहाँ पर आपको महासमुंद जिले में देखने को मिलेगा। तो कोलता समाज की ये प्रमुख देवी है, और इसी मंदिर का निर्माण कहां पर किया गया है? गढ़फुलझर। क्लियर। ये आपको याद रखना है, ये भी आपका शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है, यानी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है रामचंडी मंदिर। क्लियर ना। और आपको याद रखना है, चैत्र और कुंवार के दौरान, चैत्र व कुंवार के दौरान, कुंवार में यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ भी दीप प्रज्वलित किया जाता है और देवी की उपासना की जाती है। क्लियर। आपको पकड़ना है रामचंडी मंदिर गढ़फुलझर। और गढ़फुलझर में किला तो याद रहेगा ही आपको, प्राचीन किला गढ़फुलझर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे चलिए, अगला है माँ रुद्रेश्वरी मंदिर, सिंघोड़ा मंदिर भी इसको बोलते हैं। सिंघोड़ा याद आ रहा है? सरायपाली से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, हाँ, तो सिंघोड़ा कहाँ पर है? ये सिंघोड़ा, ठीक है, सिंघोड़ा में। याद रखिएगा, नाम है मंदिर का रुद्रेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर है? मंदिर परिसर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, रुद्रेश्वरी मंदिर बनेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन संत हुए, संत का नाम है शिवानंद बाबा। क्या नाम है? शिवानंद बाबा। और इस शिवानंद बाबा ने भिक्षा मांग करके क्या किया था? इस मंदिर परिसर का निर्माण करा। मंदिर परिसर का क्या किया? निर्माण करा। तो शिवानंद बाबा आपको याद रखना है, सिंघोड़ा मंदिर के संस्थापक कहे जाते हैं। इस मंदिर परिसर का निर्माण उन्होंने भिक्षा मांग करके इस मंदिर का निर्माण किया। क्लियर। ये भी एक शक्ति का स्वरूप है। क्लियर। सिंघोड़ा का रुद्रेश्वरी मंदिर। आगे चलिए, अगला है कनेश्वर महादेव मंदिर, कनेकेरा। याद आया? कनेकेरा, ये भी आपका सूखा के तट पर है, सूखा नदी के तट पर है कनेकेरा। और कनेकेरा में भी आपको याद रखना है कनेकेश्वर महादेव मंदिर, मतलब भगवान शिव का ये भी एक मंदिर है। और सावन के दौरान, सावन और आपका शिवरात्रि में
यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। सावन और शिवरात्रि में आपको यहाँ पर क्या लगता है, मेला। क्लियर? अच्छा, मेलों का जिक्र हो रहा है तो मैं एक बात और आपको बताता हूँ, सुनिएगा। अगर प्रमुख मेलों की बात करेंगे तो प्रमुख मेलों में आपको याद रखना है, एक तो आपका चंडी मेला बनेगा, तो चंडी के 2 स्थान है आपको चंडी मंदिर में, तो एक तो आपको बिरकोनी मिल जाएगा और आपको एक तो खल्लारी पकड़ लेना है, बनेगा बाग बहरा, ठीक है, खल्लारी बाग बहरा। और उसके बाद आपको एक पकड़ना है खल्लारी माता का मेला, बनेगा खल्लारी माता मेला। एक आपको पकड़ना है बावन खेरा का मेला, मुंगई माता, बावन खेरा यानी मुंगई माता बन रहा है, मुंगई माता का मेला, ठीक है। इसके साथ ही साथ पिथौरा में आपको याद रखना है, पिथौरा में आपको करिया ध्रुव का मेला, याद हुआ, करिया ध्रुव मेला, ठीक है, आपको याद रखना है। बिरकोनी में आपको याद रखना है, बिरकोनी जो है, बिरकोनी में आपका पूष पुन्नी छेरा के समय मिलेगा, चंडी माता तो ठीक है, बिरकोनी में आपका पूष पुन्नी के समय, पूष पूर्णिमा के समय मेला लगेगा। ये प्रमुख मेले आपको याद रखने हैं, और सावन के दौरान जितने महादेव मंदिर वहां पर मेले लगेंगे, बनेगा। आगे चल, आपको पकड़ना है शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत जिसे बूढ़ा डोंगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूढ़ा डोंगर। जब मैंने आपको पढ़ाया प्राकृतिक विभाजन तो हमने देखा 4, छत्तीसगढ़ का अगर हम देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हमारा जो है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, जल्दी जल्दी बना लें, ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में आपको पकड़ने हैं 4 प्राकृतिक प्रदेश। ये हमने देखा था ऊपर में आपका 2, एक तो जसपुर सामरी पाट और पूर्वी बघेलखंड, याद आ रहा है। आपको नीचे की तरफ आपको पकड़ना है दंडकारण्य, दंडकारण्य, और बीच में आपको पकड़ना है महानदी। मेरे बताने का मकसद महानदी है, क्योंकि महानदी के पूर्व की तरफ ही आपको महासमुंद जिला मिलेगा, और उसी पूर्वी भाग में आपको क्या मिलेगा, शिशुपाल पर्वत और रदन की पहाड़ियां, रदन की पहाड़ियों से लात नदी, ये शिशुपाल पर्वत। तो बताने का मकसद ये है कि इसको बूढ़ा डोंगर तो कहते हैं, साथ ही साथ किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है, तो आपको याद रखना है महानदी बेसिन। किसका भाग है, महानदी बेसिन। क्लियर? और महानदी बेसिन में जो पूर्वी भाग है, महानदी बेसिन का जो पूर्वी भाग है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, बनेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका धारी डोंगर, पढ़ाया हूं आप लोगों को, धारी डोंगर। कितनी ऊंचाई है, 899 मीटर, 899 मीटर ऊंचाई है, बनेगा धारी डोंगर। ये एक पर्यटन स्थल है, शिशुपाल पर्वत एक पर्यटन स्थल है। यहीं पर आपको ऊपर में, अगर आप इस पर्वत पर जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा घोड़ाधार जलप्रपात। क्या मिलेगा, घोड़ाधार जलप्रपात, वाटरफॉल। इसके साथ साथ सती छार, सती छार, ये 2 प्रमुख पर्यटन स्थल आप इस पर्वत श्रृंखला पर जाएंगे, शिशुपाल पर्वत पर, तो आपको देखने को मिलेगा, बनेगा। यहां तक आगे चल, अगला आपको पकड़ना है इस जिले में प्रमुख नदी परियोजना। सबसे प्रमुख नदी परियोजना जो आपको पकड़नी है जिले में, वो है आपका कोडार डैम। क्या पकड़ना है, कोडार डैम। इसी कोडार डैम को बोलते हैं वीर नारायण सिंह परियोजना। वीर नारायण सिंह परियोजना बनेगा, वीर नारायण सिंह परियोजना या कोडार परियोजना। हमने देखा कहां पर है, कौन से नाले पर है या कौन सी नदी पर है, कोडार नदी, कोडार नदी पर। इसका निर्माण कब हुआ इस परियोजना का, आपको पकड़ना है, आपको बताया था जोक 75 वीर 76, तो आपको निर्माण याद रखना है 1976 से लेकर के 1995, 76 से लेकर के 95 तक, बनेगा। कौन सी, वीर नारायण सिंह परियोजना। क्लियर? इसके साथ साथ दूसरा आपको पकड़ना है आपका जोक पर, जोक नदी पर आपको पकड़ना है जोक परियोजना, जोक परियोजना, ठीक है। जोक परियोजना आपको पकड़ना है किस जिले में, अगर बोलेगा जोक परियोजना, महासमुंद। लेकिन अगर आपको जोक व्यपवर्तन बोलेगा, जोक डाइवर्शन, तो जोक व्यपवर्तन आपको पकड़ना है बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट। पढ़े थे हम लोग बलौदाबाजार में, बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? इसके साथ ही साथ सूखा की एक सहायक है केशवा नाला, केशवा नाला पर केशवा परियोजना, केशवा नाला पर केशवा परियोजना, केशवा परियोजना। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं हो गई इस जिले में। क्लियर? अब हमारा एक पार्ट बच गया आपका, क्या, तो हमारा बना है भूगार्भिक। चलिए भूगार्भिक देख लीजिए। अगर भूगार्भिक संरचना की बात करें
तो याद रखिएगा इस जिले में, ये जिला आपका प्राकृतिक रूप से किसका पार्ट है? महानदी बेसिन का। ध्यान से सुनिएगा, किसका पार्ट है? महानदी बेसिन। क्लियर? यानी आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से जो चट्टान मिलेगी, एक तो कडप्पा तो मिलेगी, इसके साथ साथ अन्य चट्टानें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत मात्रा। इसीलिए अगर आप खनिज की बात करेंगे तो खनिज में आपको पकड़ना है, सबसे पहले आपको पकड़ना है सोना। क्या पकड़ना है? सोना। गोल्ड मिलेगा। रेहटी खोल, रेहटी खोल, लिमाऊ गुड़ा, रेहटी खोल, लिमाऊ गुड़ा और मंडा पाहुन, मंडा पाहुन, ये 3 चीजें याद रखें। रेहटी खोल, लिमाऊ गुड़ा और मंडा, ये तीनों स्पॉट कहाँ है पता है? ये तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कहाँ पर है? तो आपने सिंघोड़ा मंदिर देखा था, सिंघोड़ा मंदिर के आगे रोड पर तीनों स्पॉट को अरेंज कर लीजिएगा। तो सिंघोड़ा मंदिर है ना, सरायपाली से आगे सिंघोड़ा मंदिर, सिंघोड़ा मंदिर से आगे ये तीनों स्पॉट छोटे छोटे आप चाहे तो अरेंज कर सकते हैं अपने कॉपी में, रेहटी खोल, लिमाऊ गुड़ा और मंडा पाहुन, गोल्ड के। फिर उसके बाद आपको दूसरा पकड़ना है आपको फ्लोराइड के लिए। फ्लोराइड के लिए आपको पकड़ना है एक तो चिवरा कुट्टा, चिवरा कुट्टा, चिवरा कुट्टा, माकर मुता और घाट कछार। क्या पकड़ना है? घाट कछार बनेगा। ठीक, आपको तीसरा पकड़ना है क्वार्टजाइट के लिए, क्वार्टजाइट के लिए, ठीक है, परसापाली और साले तराई, साले तराई। क्वार्टजाइट के लिए परसापाली और साले तराई। फ्लोराइड के लिए आपको चिवरा कुट्टा, माकर मुत्ता और घाट कछार बनेगा। आपको चूना पत्थर के लिए पकड़ना है, चूना पत्थर के लिए सरायपाली क्षेत्र, सरायपाली जो है ना, सरायपाली क्षेत्र बनेगा। लोहा भी आपको मिलेगा, लोहे के लिए आपको पकड़ना है, लोहा के लिए आपको पकड़ना है सरगुण भाठा। क्या पकड़ना है? सरगुण भाठा, सरगुण भाठा ना, हाँ सरगुण भाठा बनेगा, सरगुण भाठा। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको इस जिले में पकड़कर रखनी है। ठीक, खनिज हमने देख लिया, हमने प्राकृतिक देख लिया, हमने ज्योग्राफिकल देख लिया, पॉलिटिकल देख लिया, मतलब ये आपका इसी के साथ महासमुंद जिला भी समाप्त हो।